नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। पटौदी के तातरपुर गांव में 9 कुंडलीय श्री महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जो 4 दिसंबर से शुरू हुआ था और आज यज्ञ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की लंबी उम्र को समर्पित किया। गौरतलब है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो विवाद हुआ था, उसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता भी किसी न किसी तरह से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। गुरुग्राम बीजेपी युवा मोर्चा की टीम ने भी महामृत्युंजय महायज्ञ को पीएम की लंबी उम्र के लिए समर्पित किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी और उपाध्यक्ष मनीष सैदपुर के साथ ही अन्य युवा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। तो इस कार्यक्रम में युवा जो साथी है वो सभी को, जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो चूक हुई है, जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, वो सरकार की नाकामयाबी है। इसको लेके युवा मोर्चा ने अभी 4 दिन पहले गुड़गांव में पुतला भी फूंका था। उसमें उन्होंने आह्वान भी किया था कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसी को लेके महामृत्युंजय महायज्ञ आज 10 तारीख को गांव तातरपुर में हमारे युवा साथी सभी आहुति देंगे, मोदी जी की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। हमारे यहाँ जो महामृत्युंजय महायज्ञ के जो संयोजक हैं हमारे लखपत प्रधान जी तातरपुर से, वो भी खड़े हुए हैं। तो उन्होंने युवा मोर्चा को यहाँ बुलाया है और उनसे निवेदन किया कि भाई आप लोग जिस प्रकार का या और भी जगह हमारी टीम कर रही है, शीतला माता मंदिर में भी हमने मोदी जी की लंबी आयु के लिए ये कार्यक्रम आज हमने मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें रखा है, जो पंजाब गए थे उस हादसे के उसमें तो ये महायज्ञ कराया था हमें। तो आज हमारे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सारे आए हुए हैं और आज मोदी के नाम की जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सारे ही हैं। तो आज मोदी के नाम की आहुति के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। वह गुरुग्राम में सभी वैक्सीन केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया और इसकी शुरुआत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने सिविल सर्जन कार्यालय में बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आएं और समय पर अपने बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। देखिए, कोरोना के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम जो है दिल्ली को मिरर करता है। इंटरनेशनल मानचित्र पे उपस्थित शहर है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। तो कोरोना के मामलों में तेजी ज़रूर आई है, परंतु राहत की बात यह है कि अब तक हॉस्पिटलाइजेशंस कम हैं, तो मामला अभी तक हाथ में है, मैनेज है। हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी तैयार कर लिए हैं, वैक्सीनेशन भी पूरे जोर शोर से चल रही है। ऑक्सीजन के लिए काफ़ी PSA प्लांट्स भी लगा लिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का हमारे पास अच्छी संख्या में बैंक है। और कोरोना मामलों को लेकर इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जो कि साइबर सिटी गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना बम यहां पर फूटा है। कोरोना के 2621 मामले सामने आए। साइबर सिटी में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। कोरोना के 2621 नए मामले एक बार फिर से सामने आए, यानी कि कोरोना के मामलों में यहां लगातार बढ़ोतरी होती हुई, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ और साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के 2621 नए मामले सामने आए हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय, किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और साइबर सिटी गुरुग्राम प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी और इसके साथ ही सबसे ज्यादा मामले अब तक यहां पर कोरोना के सामने आ चुके हैं। पहले नंबर पर गुरुग्राम चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा, जानना चाहेंगे हम आपसे, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के मामलों में यहां पर इजाफा हो रहा है, एक बड़ी चिंता का विषय। और अब एक बार फिर से 2621 नए मामलों के सामने आना वाकई में बड़ी चिंता की बात। जी बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से गुरुग्राम में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो वाकई चिंता का विषय है। और इस बारे में लेकर आज जिला उपायुक्त ने भी साफ तौर पर कहा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लापरवाही बाजारों में और जो सार्वजनिक स्थानों पर बरती जा रही है उसी का नतीजा है कि लगातार गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और
जो कुल एक्टिव केसों की अगर मैं बात करूं तो वो 10,000 से ऊपर आंकड़ा हो गया है। तो गनीमत की बात यह है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो इस लहर में थोड़ा कम दिखाई देता है कि सिर्फ 68 मरीज ही हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, बाकी जो मरीज हैं 10,000 के करीब वो होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तीसरी लहर बढ़ती नजर आ रही है, ये आगे जाके घातक सिद्ध हो सकती है। हालांकि प्रशासन की ओर से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें इस पीक को रोकना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। मास्क और 2 गज की दूरी है उसका हमें पालन करना होगा, और अक्सर हम देखते हैं कि बाजार में लोग इसका पालन करते नजर नहीं आते। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी का खमियाजा हमें लग रहा है प्रवीण के लगातार लोग जो है वो भुगतते नजर आ रहे हैं और मामलों में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के, तमाम बातचीत के लिए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 2621 ये ताजा मामले जो अपने आप में डरा रहे हैं, बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़ा। साइबर सिटी गुरुग्राम में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। गुरुग्राम के हर टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यहां तक कि लोगों में ऐसा उत्साह भी लगातार देखने को मिल रहा है, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी यानी कि आज से ही बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया था, और उसी के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है। गुरुग्राम में बूस्टर डोज के लिए लोग सीधे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वो टीका लगवा सकते हैं। उम्र मेरी 67 है और मैं आज मुझे बूस्टर डोज लगी है, और सभी सिस्टम व्यवस्था इनकी प्रॉपर और ठीक है। गुरुग्राम में लगातार हो रहे कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, और इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा सिविल सर्जन ने, चलिए आपको सुनाते हैं। में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो सिविल सर्जन है गुरुग्राम के। डॉक्टर साहब, लगातार केस बढ़ रहे हैं, लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, केसेस जो हैं एक्टिव केसेस 8,000 से भी ज़्यादा हैं, और हमारी तरफ से बेड्स जो हैं ऑलमोस्ट 6,000 के करीब हमने बेड रख रखे हैं, और ऑक्सीजन बेड ऑलमोस्ट 2,000 हैं, और 900 के करीब हमने वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। पीडियाट्रिक्स एज वेल एज अडल्ट्स के लिए अभी तक हम तैयार हैं। ऑक्सीजन के हमने न केवल PSA प्लांट्स 11 अपने सरकारी सेंटरों पर लगाए हैं, इन हमने 3 ऐसे संयंत्र भी लगाए हैं जहां पर हम बूस्टिंग या बोटलिंग प्लांट हम जिनको कहते हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन भी हमने ऑलमोस्ट 100% की है, 100% से भी ज़्यादा हुई है वैक्सीनेशन। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मैक्सिमम आ रहे हैं, 60 to 80% के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी 2 डोज वैक्सीन लगने के बावजूद भी। संभवतः एक जो अच्छा एडवांटेज हुआ है कि इसका ये फायदा हुआ है कि ज़्यादातर केस या तो एसिम्टोमेटिक हैं या बहुत माइल्ड डिजीज़ के साथ हैं, ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ लोगों की जो लापरवाही है, और आज मैं समझता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पेंडेमिक का वो टाइम आया हुआ है जब समाज को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। और बार बार एक बात हमने पहले भी कही, और अब मास्क की जो आवश्यकता है वो हमें शायद समझने की जरूरत है। अगर पेस को स्लो करना है, कोविड की पेस को, तो जनता को मास्क पहनना पड़ेगा और सही तरीके से मास्क पहनना पड़ेगा, अन्यथा केसेस में इजाफा और होगा। चलिए देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि जनता सावधानी नहीं बरतेगी तो केसेस में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और चलिए गुरुग्राम की ही बात कर लेते हैं, जहां एथलेटिक्स खिलाड़ियों के निःशुल्क प्रशिक्षण और आवासीय खेल अकादमी में चयन 11 और 12 जनवरी को होंगे। आपको बता दें कि जिला स्तरीय ट्रायल सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे हैं, और दोनों तारीखों का ट्रायल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है। ट्रायल के तहत जिला स्तर पर 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। वहीं जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी राज यादव ने बताया कि चयन प्रक्रिया के तहत 12 से 19 वर्ष आयु वर्ग के वो एथलेटिक्स खिलाड़ी
जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक और प्रतिभागिता के साथ ही राज्य और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया है, उनका उपरोक्त चयन प्रक्रिया के तहत आवासीय अकादमी में चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से आवासीय छात्रावास में रहना होगा। इसमें रहने और खाने की सभी व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। एथलेटिक हमारे पास रेजिडेंशियल एथलेटिक एकेडमी का ट्रायल कल से होने जा रहा है जी, जो कि हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कराने जा रहे हैं। इसमें 12 से और 19 साल के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये रेजिडेंशियल होगी और जिसकी डाइट जो है वो 150 रुपये होगी। इसमें नेशनल और स्टेट लेवल जो पोजीशन होल्डर हैं वही बच्चे शायद हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी यदि कोई बिगिनर बच्चा आता है और वो आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है तो उसको भी लिया जाएगा। शिवनगरी सोहना में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी संभावित लहर के बीच सोहना जोन के एसडीएम जितेंद्र कुमार गर्ग शहर पुलिस थाने में एडिशनल दरोगा अब्दुल्ला खान और नगर परिषद सचिव समय सिंह छावड़ी और निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अधिकारियों के साथ अचानक बाजार में आए और नगर परिषद कार्यालय, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के सामने विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों और वाहन चालकों को रोककर खुद अपनी मौजूदगी में चालान कटवाकर मौके पर ही जुर्माना वसूला। उन्होंने कहा कि शहर सोहना में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इन बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण पर प्रभावी तरीके से काबू पाने और लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए लागू नियमों की पालना करवाने के लिए वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम पर्कुलेट वायरस कर रहा है, तो हमें अब आज ये हमने प्लान किया है कि पुलिस प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और मैं खुद स्वयं शहर में एक डेली कंजेस्टेड एरिया पे एक डिफाइंड एरिया जहां मैक्सिमम हमारा जो वल्नरेबल एरिया है वायरस के उससे तो डेली चालानी करेंगे। तो आज से हमने करीब स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक आजू बाजू में लोग जा रहे हैं मास्क लगा के, उसका कंप्लाइंस है। शिक्षा अधिनियम 134 के तहत निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली चयनित विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिले के चयनित किए गए विद्यार्थियों को शासन प्रशासन के निर्देशों के बावजूद दाखिला नहीं दिए जाने पर सोमवार को सोहना जोन के एसडीएम जितेंद्र कुमार गर्ग ने सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बैठक की पहले से सूचना दिए जाने के बावजूद 27 में से मात्र 10 स्कूल संचालक ही बैठक में पहुंचे, जबकि कई नामी ग्रामी स्कूलों के साथ ही 17 स्कूल संचालकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। देखने वाली बात यह रही कि बैठक में 27 में से मात्र 10 स्कूलों के प्रतिनिधि ही मौजूद रहे, जिससे एसडीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एसडीएम ने मौके पर ही मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि जो भी 17 निजी स्कूल संचालक बैठक की पहले सूचना होने के बावजूद अनुपस्थित रहे, उन स्कूलों की सूची तैयार की जाए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो आज यहाँ मीटिंग लिए है, हमने करीब 27 स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया था। ये 134A के एडमिशंस की अनुपालना को देखते हुए बुलाई गई है, क्योंकि हमें काफ़ी कंप्लेंट्स मिली थी। ये स्कूल्स 134A के अकॉर्डिंग एडमिशंस नहीं दे रहे हैं और अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये वहाँ स्कूल में भी अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो उनको हिदायत देने के लिए आज बुलाए थे, जिनमें से केवल 10 स्कूल के प्रिंसिपल आए, बाकी को हमने उसको जारी कर दिया है। और 15 जनवरी जो इनकी डेडलाइन है एडमिशंस देने की, हमारा प्रयास रहेगा हम उस डेडलाइन तक इनमें 134A के अकॉर्डिंग। तो मेट्रो सिटी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जांच के लिए कमेटी बनाने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी जांच कमेटी। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से की मुलाकात। दिल्ली हिसार रेल लाइन पर हुई चर्चा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर हुई बात।
हिसार में कीचड़ में फंसा मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का काफिला। पीडब्ल्यूडी ने आनंद फानन में बनाई थी सड़क, मंत्री के सामने खुली व्यवस्था की पोल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का ऐलान, 26 जनवरी तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज। आज से देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है बूस्टर डोज। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी लग रही है बूस्टर वैक्सीन। और पानीपत के तहसील कैंप में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से मारपीट, 1,04,000 रुपए लेकर हुआ फरार। मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने। और चलिए मेट्रो सिटी में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में जरा सा भी खौफ नहीं दिख रहा है। वहीं सोनीपत में फैक्ट्रियों की छुट्टी होने के बाद सब्जियों की मंडी में लोग काफी भीड़ भाड़ यहां पर देखने को मिल रही है और किसी के चेहरे पर मास्क तक दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए तो वहीं दूसरी तरफ लोग काफी लापरवाह दिख रहे हैं। मंडी में भी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा। बल्लभगढ़ में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत चेतक फाउंडेशन की ओर से एसडीएम कार्यालय में 2 व्हीलर चालकों को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से हेलमेट बांटे गए। इस मौके पर एसडीएम त्रिलोक चंद और चेतक फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री का स्वागत किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से हेलमेट पहनकर ही 2 व्हीलर चलाने की अपील की और कहा कि हेलमेट हमारे लंबे जीवन का साथी है, हेलमेट पहनकर ही 2 व्हीलर चलाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर चलाने पर दुर्घटना से बचने के लिए आपका हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चेतना फाउंडेशन तो अपने बड़ी ट्रांसपोर्ट है, उसके तहत ये आज हमने महिला जेंट्स एंड वितरण किए हैं और जिससे लोगों की जान बिना हेलमेट के लोगों की जान गंवानी पड़ी। और लोग क्या है कि समझते हैं हेलमेट चालान कर रहे, ये सबसे पहले हमारी जीवन रेखा है, जीवन बचाने का काम करता है। इसलिए हमने बल्लौर शहर की शुरुआत की। बल्लौर के लोगों को, महिलाओं को, जेंट्स को, नौजवान साथियों को लाभ मिले और इस तरह से हमने सभी से अपील की है जो भी शहर में CSR के तहत कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेलमेट दें। सुरक्षा के जहाँ ब्लैक स्पॉट है उन्हें भी खत्म। पलवल के नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम ने बूस्टर डोज लगवाने के बाद जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का निर्णय लिया है। देखने में यह आया है कि कोरोना के दोनों डोज लेने के कुछ समय के बाद एंटीबॉडी कमजोर होने लगती है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज लगवाने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। देखिए, बूस्टर डोज का अभी गवर्नमेंट ने फैसला इसलिए किया है कि ये सोचने में, ये देखने में आ रहा है कि शायद जो एंटीबॉडीज हमें पहले वैक्सीनेशन से बनी थी उनका काउंट धीरे धीरे कम होता है। तो क्योंकि अभी अब थर्ड वेव का कुछ अभी अंदेशा है तो इसलिए इम्यूनिटी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है और जो एट रिस्क पॉपुलेशन है हमारी, जो 60 से ऊपर, जिनको साथ में कुछ और बीमारियां हैं, ताकि उनको बचाया जा सके, इसलिए ये बूस्टर डोज लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60+ के जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनको कोई ना कोई पुरानी बीमारी है, उनके लिए बूस्टर डोज का आयोजन किया गया है भारत सरकार द्वारा। और आज से ये पूरे हरियाणा प्रदेश में शुरू की जा रही है बूस्टर डोज जो है। इसी प्रकार इसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने जिले पलवल के सिविल हॉस्पिटल से शुरुआत की है
और हमारे सभी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ये बूस्टर डोज सभी को लगाई जा रही है और जो कि आज से शुरू कर दी गई है। रतला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हरियाणा के राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और उन्हें अच्छे से पहचान है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। विश्वास के साथ कहते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने पीएम के काफिले रोकने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये उनकी गलत सोच को दर्शाता है, क्योंकि वहां की सरकार ये समझ गई थी कि यदि पीएम मोदी वहां जन प्रचार करेंगे तो बीजेपी सरकार निश्चित है और इसीलिए उन्होंने राजनीति के लिए लोकतंत्र का भी गला दबाने का काम किया। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मेयर की जीत पर खुशी व्यक्त की और कहा कि ये जनता का निर्णय है जिसे स्वीकार खुले मन से करना होगा। क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण, पंचायत विभाग से हमारे बीडीओ महोदय और एचएसआईडीसी के कुछ अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ और उनके लिए कुछ जैसे हमारे कुछ 5 गांव जो इनकी जमीन आईएमटी एक्वायर की थी उनके कुछ मकानों का मसला था। उस मसले पर कुछ रोड अधूरे पड़े हैं, उन मसलों पर कुछ नोटिस मकान तोड़ने के लिए हटाने के लिए आए हैं तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, क्या हम सड़क शिफ्ट कर सकते हैं या मकानों को शिफ्ट करना है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और उसको लेकर के अभी एचएसआईडीसी के बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। किसानों के कुछ मुद्दे थे उनको लेकर धरना दिया हुआ था, वो धरना भी 1 साल पहले हमने खत्म करा दिया, लेकिन कोरोना की वजह से उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है। तो निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत को आप सुन रहे थे। नैनपाल रावत ने ये एक अहम बैठक ली है जिसमें जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही अधिकारी ना बरतें, टूटी सड़कों की मरम्मत की जाए और इसमें अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाए सड़कों के निर्माण में। तो नैनपाल रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। इसके साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। सोनीपत बीते रविवार को जय हिंद के नारों से गुंजायमान हो उठा। मौका था आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती धूमधाम से मनाने का। आपको बता दें कि नेताजी की जयंती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसे मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस को प्रोत्साहित किया कि वो गांव-गांव में सुभाष चंद्र बोस की जयंती जरूर मनाएं। और उनके ऊपर जो यातनाएं कि
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य को पर इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ कल पंचकुला में कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंचकुला के बाद अम्बाला, यमुनानगर और आज करनाल के बाद पानीपत और अब सोनीपत के अंदर ये छठा कार्यक्रम है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस जयंती को इस अमृत महोत्सव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना महायोगदान दिया, वो क्रांतिकारी वीरों की अग्रणी श्रेणी के वो नेता थे और उन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को नछावर किया गया था। बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी में चंद घंटों की बारिश से ही पानी यहां पर भर जाता है और इस पानी की निकासी का इंतजाम नहीं हो पाता है, जिससे मंडी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी खरीदने आए लोगों की माने तो ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग तालाब में से निकल रहे हैं। अभी तक इसका समाधान भी नहीं हुआ और जब भी बारिश बढ़ती है तो काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ ये बारिश का पानी भर जाने से लोगों को सब्जी खरीदने के लिए इस पानी से ही गुजरना पड़ता है। विनय जी, आप बल्लभगढ़ सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो फिलहाल की क्या हालत बनी हुई है? बहुत बेकार है भाई, मतलब बरसात में हर साल पानी भरा मिलता है, कोई पानी निकासी सुविधा नहीं है। किस चीज़ का काम करते हो आप यहाँ? मैं सब्जी बेचता हूँ। तो क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ा, जिस तरीके से पानी भरा हुआ दुकानों के, अगर सब्जियों की बात, मंडियों की बात की जाए तो कितना प्रभाव पड़ता है दुकानदारी पर आपके? बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति है कि हम कोई नहर पार कर रहे हैं क्या, बहुत बुरा हाल है। जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है और हर साल बढ़ता है और हर सीजन में बढ़ता है। किसकी कमी मानते हो इसमें? ये तो नगर निगम की और इन लोगों की कमी है। ये लोग अपनी करते ही नहीं है कुछ भी। नगर निगम तो लाख दावे करता है कि हमने ये इतने दावे, लेकिन नगर निगम की पोल खोलने के लिए काफी नहीं है क्या? नगर निगम इस तरफ शुद्ध नहीं लेता क्या? आप देख सकते हो कि चारों तरफ मंडी के किसी भी कोने में आके चले जाओ, बगैर पानी में घोंटू पानी में होके निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।